हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दिस लेक्चर 5 फाइनल इक्विलिब्रियम। यार देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमारा सॉल्ट बनता है उसकी हम हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। देखो यार, इस टॉपिक में ना बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ बेसिक बातें नहीं पता होती, जो बहुत बार टीचर्स कह देते हैं कि यार ये तो तुम्हें पता ही होंगी। तो मैं भी उस फेज से गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट्स होते हैं और हम पूछने से शर्माते हैं। तो ऑफ कोर्स आप मेरे से भी पूछ तो नहीं सकते, बट हाँ मुझे पता है कि आपको डाउट आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, कुछ बातें आप ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? बेसिकली यही हमें कई बार नहीं पता होता। आप एक बात याद रखना, जैसे आपके पास दो चीजें होती हैं, तो आपके पास होता है वीक, एक आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग। वीक और स्ट्रॉन्ग, हाँ मतलब एसिड बेस, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक। इसको क्या मैं वेरी वीक कह दूं? क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे आपको बताता हूं अभी। अच्छा, और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं, वीक का कॉन्जुगेट वीक होता है। एग्जांपल से समझो मैंने क्या लिखा। ये मैंने कॉन्जुगेट्स लिखे हैं। बेसिकली आपके पास CH3COH है, ये एक वीक एसिड है। हमने अभी जो लास्ट चीज समझी थी उसमें हमने ये एग्जांपल लिया था। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है दोस्तों? CH3CO माइनस। ये तो कॉन्जुगेट है, एक तो इसका H प्लस है, वो तो चलो चला गया। कॉन्जुगेट क्या है? यही तो है। तो आप एक बात याद रखना, इसका जो Ka है, और मतलब दोनों की जो Ka है ना वो कंसिडरेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो वीक का कॉन्जुगेट है वो स्ट्रांग हो, वीक का कॉन्जुगेट भी वीक ही होता है। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं, सपोज मैंने ले लिया NaOH ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है आपका? Na प्लस। यहां पे ये जो Na प्लस है, इसका कॉन्जुगेट इतना वीक होता है कि अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली जब आप CH3CO माइनस की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको बेस की तरह एक्ट करेगा ना, OH माइनस देगा पानी में, ये कुछ भी नहीं दे सकता। इसका जो भी K होगा, मतलब जो भी इसका कांस्टेंट होगा, वो इतना कम होगा कि कुछ भी डिसोशिएट नहीं करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास कुछ भी आयन, कोई भी हमारा सॉल्ट का आयन स्ट्रॉन्ग से आ रहा है तो उसकी कोई औकात नहीं होती, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर हमारा वीक से आ रहा है तो वो हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा। जैसे कल हमने जो एग्जांपल किया था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था CH3COH प्लस NaOH किया था। तो आपको ये वाला डाउट आना चाहिए कि CH3CO माइनस हमने बनाया, Na प्लस था। तो इसमें आपने देखा कि हमने सिर्फ CH3CO माइनस की हाइड्रोलिसिस करी, Na प्लस की नहीं करी। इसका रीजन सेम वही बात कि जो CH3CO माइनस है दोस्तों, उसमें खास चीज क्या हो रही है कि ये तो वीक का कॉन्जुगेट है, तो ये वीक है, ये वेरी वीक नहीं है। बट Na प्लस जो है, Na प्लस आपका वेरी वीक है। इसके कॉन्जुगेट की कभी बात मत करना वेरी वीक का, क्योंकि वेरी वीक कभी डिसोशिएट ही नहीं करेगा तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा ही नहीं। तो आपको समझ आया? ठीक है। तो आपको मैंने कल अब हम वापस अपनी कहानी पे आते हैं, ये आपको ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलो यार, हम अपने पुराने बात पे वापस आते हैं। हमने कल तक पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो आई होप कि इतना सब जानने के बाद आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अपने आप कर लोगे, उसमें कुछ अलग नहीं है, बस सेम इक्वेशंस लगेंगी। अब हम बात करते हैं यार कि अगर हमारे पास दोनों चीजें वीक हों, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेस। तो यार इसमें अब हम देखते हैं कि यार इसमें कैसे करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल से लेता हूँ, एग्जांपल से हम फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव कर लेंगे। तो हमारे पास एक वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड का हमें नाम पता है, हम CH3COH को बोल देते हैं। और एक वीक बेस लेना है तो मैं NH3 को ले लेता हूँ। तो इन्होंने क्या बना दिया? बेसिकली CH3CO माइनस NH4। ये वाला हमारे पास सॉल्ट बनेगा ना, इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। दोनों वीक हैं तो इनके जो कॉन्जुगेट हैं वो भी वीक हैं। और अब इसमें जो दो आयन्स हैं CH3CO माइनस और NH4 प्लस, ये दोनों भी वीक हैं, तो ये भी मतलब बेसिकली इन दोनों आयन्स के अंदर कैपेबिलिटी है हाइड्रोलाइज होने की। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अभी हम वो वाला केस पढ़ रहे हैं जब दोनों की कंसेंट्रेशन सेम होती है। अलग अलग वाला हमने आगे पढ़ना है, बट अभी हम वो पढ़ रहे हैं जब दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, क्योंकि तभी तो ये दोनों लिमिटिंग होकर पूरा का पूरा ये बन जाएगा और फिर सॉल्यूशन में सिर्फ ये बचेगा, तो इसके ऊपर काम होगा आगे। ठीक है, हमें बात समझ आई। तो सपोज हमने कंसेंट्रेशन ली थी CC। तो बेसिकली अब आपको पिछले एग्जांपल से याद होगा दोस्तों कि ऑल्दो ये वीक है, ये पूरा नहीं टूटा होगा, थोड़ा सा H प्लस में रहा होगा, और सिमिलरली ये भी थोड़ा सा OH माइनस में रहा होगा। बट आपको समझ आना चाहिए कि जब H प्लस OH माइनस रिएक्ट करे तो वो खत्म हो गया ना H प्लस OH माइनस,
तो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस तरह ये आगे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शन रेट में शिफ्ट होती जाएगी और ये पूरे जीरो हो जाएंगे बेसिकली। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन सी हो जाएगी, इसकी मतलब दोनों आयंस की। तो अब हम उन दोनों आयंस को हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं कि अगर CH3 एक तो CO माइनस है हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूशन में कैसे जा रहा होगा, CH3COH प्लस OH माइनस, बेस है। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक आयन है हमारे पास NH4 प्लस, NH4 प्लस है ना यार, तो ये हमारे पास कैसे गया NH3 प्लस H प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, H प्लस एक्वस लो यार, प्लस एक्वस इसे मत भूलना, ये बेसिकली रिवर्स रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या करा C इंटू, अच्छा इसके अंदर हम एक नया कॉन्स्टेंट लिखते हैं, वो अल्फा नहीं लिखते, उससे बोर हो गए, हम H लिख देते हैं, बोर नहीं हुआ है ऐसे, हम हाइड्रोलिसिस के केस में H को पढ़ते हैं, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, अभी हम बोर हो गए हैं। तो C इंटू 1 माइनस H, तो ये बेसिकली CH हो गया और ये भी हमारा CH हो गया। सिमिलरली इसको H1 बोल दूं ना, क्योंकि हमें तो अगले वाले के लिए भी देखना है, इसके लिए तो C इंटू 1 माइनस H2 CH2 ठीक है। अच्छा आपने एक चीज देखो, सॉल्यूशन में OH माइनस और H प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, पानी बनाएंगे, तो H प्लस प्लस OH माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास H2, मेक सेंस। ओके, तो CH1 था, CH2 था, माइनस x हो गया, माइनस x हो गया, x बन गया, यहाँ पे माइनस x लिख दूं, यहाँ पे माइनस x लिख देता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खास बात देखो इसमें क्या है, इसका जो इक्विलिब्रियम है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 10 टू द पावर 14 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट खत्म, ये भी ऑलमोस्ट खत्म। बेसिकली मैं पहले KW लिख देता हूँ, KW कितना होता है H प्लस इंटू OH माइनस, और हमें पता है कि ये जब इतना हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 14 का, तो CH1 ऑलमोस्ट x के बराबर हो गया, CH2 ऑलमोस्ट x के बराबर हो गया, देयरफॉर कैन आई कंक्लूड कि H1 ऑलमोस्ट H2 के बराबर हो गया, और इसको मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी जिसको मैं कहूंगा H। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आया कि H1 और H2 लगभग बराबर है, तो मैं H1 H2 ना बोल के उसे H बोला करूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम इनके इक्विलिब्रियम्स लिखने शुरू कर देते हैं। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, KW by KA, KW by KB, KA KB क्या है, रिस्पेक्टिव एसिड्स के रिस्पेक्टिव एसिड और बेसिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ आ गई है। तो KW by KA में क्या लिख दूं, क्या मैं इसकी कंसंट्रेशन लिख दूं CH1 इंटू OH माइनस, OH माइनस है ना, OH माइनस को OH माइनस में रहने देता हूँ, वजह क्या है अभी आपको समझ में आएगी, अपॉन इसकी कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस H1। ये चीज ना दोस्तों आप कई जगह देखोगे कि H प्लस OH माइनस को ना छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं, पहले भी मैंने जो डेरिवेशंस करे उसमें ऐसे ही करा है। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप याद रखना कि यार इनको हम नहीं छेड़ेंगे तो भी हमारा काम बनेगा, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसमें हमेशा नेग्लेक्ट होगा। अब इसको मैं एक्सेप्शन भी नहीं बोलूंगा, करना ही है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज आने वाले हैं, क्वेश्चन कहीं भी ऐसे नहीं आएंगे जहां पे आपको नेग्लेक्ट ना करना हो। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, KW by KB इक्वल्स CH2 अपॉन C इंटू 1 माइनस H2, अगेन मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इंटू H प्लस आयन, C से C कट गया। ओके, इक्वेशन ये हो गई मेरी 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब मैंने इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दिया तो कितना हो गया, KW इंटू KW अपॉन KA इंटू KB इक्वल्स H1 H2 तो मेरा बराबर था, तो मैं H1 इंटू H2 को मैं क्या H स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, H स्क्वायर इंटू H प्लस इंटू OH माइनस। अच्छा, H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है मेरा KW, तो ये KW है, तो इसकी जगह पे मैं एक KW काट देता हूं, तो मेरे पास H कितना आ गया, H आ गया मेरे पास अंडर रूट KW अपॉन KB। आपको ये चीज समझ आई, ठीक है। तो क्या मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बता सकता हूं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये हो गई KW by KB, KW by KB अपॉन H को मैं ऐसे लिख देता हूँ KA KB by KW, कोई गलती तो नहीं है, नहीं है, अंडर रूट KW K by KB। सिमिलरली OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, अंडर रूट KW KB by KA। खास बात, बहुत खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें पूछी जाती है,
आप इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से देखो कि H प्लस की कंसंट्रेशन है अंडर रूट KW K by KB और OH माइनस की कंसंट्रेशन है अंडर रूट KW KB by KA which is independent of this given concentration at the initial point, that is किस कंसंट्रेशन का एसिड दिया जाता है, किस कंसंट्रेशन का बेस दिया जाता है, इस बात पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सोल डिपेंडेंसी है तो सिर्फ उनके कांस्टेंट्स पर कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे हैं। तो इससे होगा क्या, होगा एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि हमने अगर कि एक बार मैंने कंसंट्रेशन सपोज 3 मोलर कुछ भी 10 मोलरली 5 मोलरली 2 मोलरली अलग अलग केस दे दिए और कहा कि इस केस में पीएच सबसे ज्यादा होगा और सपोज एसिड और बेस सेम ले लिए, तो आपको बात समझ आनी चाहिए कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, तो सारी जगह पर जो पीएच होंगे वो सेम होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो दोस्तों, इस वाले डेरिवेशन में डेरिवेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी बहुत क्लियर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मेन चीज क्या बताना चाहिए कि यार एच का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, H प्लस का ये होता है और OH माइनस का ये होता है एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो आपका टॉपिक बिल्कुल डन है। इस नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका टॉपिक बिल्कुल डन है। तो यार देखो, अभी जो हमने केस पढ़ा वो हमारा केस किस चीज का था, वो था हमारा वीक एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वो चीज हमें समझ में आई। अच्छा, अब जो मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस। बट मैं समझता हूँ कि इस तक पहुंचने से पहले हम ये समझ लें कि हम चले कहां से थे और हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। देखो यार, हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस। बेसिकली सॉल्ट कहां से आए थे, सॉल्ट आए थे कि इक्वल एसिड और इक्वल बेस अगर रिएक्ट करें, वीक वीक स्ट्रॉन्ग 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 वीक कुछ भी, तो हमने उन तीनों के करस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग केस पढ़ लिए कि स्ट्रॉन्ग 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 वीक 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 के टाइप में हम कैसे कैसे पीएच और OH माइनस निकालेंगे। बट अभी भी ना इसमें एक और खास चीज बचती है। आप कह सकते हो कि भैया हो तो गए सारे केसेस, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक चीज बचती है। वो बचती कैसे है यार, सपोज आपके पास अभी तक आपने जितने भी एसिड बेस पढ़े ना वो मोनोप्रोटिक थे, मतलब एक मोनोप्रोटिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर गया। सपोज मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक एसिड था सपोज H3A टाइप का, ठीक है, तो अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा यार, सपोज मैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2A माइनस Na प्लस इस तरह का सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, आपको पता है कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग है तो वेरी वीक Na प्लस का तो कुछ भी नहीं होने वाला, बट हमारे पास एक खास चीज आई H2A माइनस। ठीक है, तो अगर दोस्तों हमें इसकी हाइड्रोलिसिस पढ़नी है H2A माइनस की, तो ये खास क्यों है, खास ये इसलिए है यार क्योंकि अगर हमारे पास CH3COH होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता, CH3CO माइनस, तो वो सिर्फ बेस है, उसके पास एसिडिक H नहीं है कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करे, बट इसके पास एक H भी है और एक बेस किस तरह भी रिएक्ट करेगा, तो दोनों तरह से काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, H2A माइनस है ना दोस्तों, तो अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये क्या बना लेगा, H प्लस प्लस Ha2 माइनस। ये इसकी एसिड वाली रिएक्शन होगी क्योंकि इसके पास एक एसिडिक H है। और क्या ये नहीं बनाएगा, बेसिकली दोनों केस में हम पानी डाल रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ये दोनों रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रही होंगी ना, क्योंकि इन इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली इनको कहते हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट्स। एम्फोटेरिक बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जो दोनों तरीके से बिहेव कर सके, मतलब एक एसिड की तरह डिसोशिएट भी कर सके और बेस की तरह डिसोशिएट कर सके, उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक बात है। अच्छा, इनकी हम इक्वेशंस लिखें, बेसिकली अगर मैं इसको कंबाइंड लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ना यार इसको, बेसिकली Ha2 माइनस प्लस H3A प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, मैं इसको कुछ इस तरह ही लिख रहा हूँ। तो अगर यहां से मेरे पास ये C था, C इंटू 1 माइनस H, तो ये CH इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, सपोज C1 माइनस H CH CH C1 माइनस H CH CH। यहाँ पे H1H2 का लफड़ा नहीं होगा क्योंकि ये एक ही रिएक्शन है, उसको मैंने तोड़ के लिख दिया दो तरीके से, तो मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको एक खास चीज नजर आई, सोल्यूशन में H प्लस OH माइनस है, तो अगेन इनका क्या होने वाला है, ये मिलके पानी बनाएंगे, तो H प्लस OH माइनस मिले, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बनाया हमारे पास, इन्होंने H2O बना दिया, बनाते भी हैं, ठीक है। तो CH था, ये भी CH था, सपोज माइनस एक्स कर दिया, माइनस एक्स कर दिया, कुछ भी बन गया, माइनस एक्स कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, दोनों तरफ माइनस एक्स मैंने कर दिया। ओके, तो
क्या अब मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं इस वाली रिएक्शन से? अच्छा, आपको प्रीवियस डेरिवेशन से आपको पता है कि H प्लस को हम सॉल्यूशन में नहीं लिखने वाले, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना था। आपको पीछे के डेरिवेशन से पता है कि H प्लस को हम नहीं लिखते, हम किस तरह, एक फॉर्मेट है ना। ये देखो हाँ, एक बात और, एक बात और, ये आप किस तरह से लिखने वाले हो इसको? बेसिकली इसका ये तो K1 हो गया, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपका ये कितना हो जाएगा ये वाली रिएक्शन का? KW/K1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? KA1, ओके, नो प्रॉब्लम, KA1 लिख लो आप इसको, KW/K1, ठीक है। तो अब हमें समझ आया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ चीजें हो रही हैं, तो हम इसका क्या लिख देते हैं? K1 इक्वल्स टू H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू CH/1 - H, बेसिकली इंटू H/1 - H इंटू H/1 - H, ठीक है। KW/K1 कितना हो गया यार? ये हो गया हमारा OH माइनस इंटू H/1 - H, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई, ओके। इस वाली रिएक्शन का लिख दूं अगर मैं, 1/KW इक्वल टू H प्लस इंटू H माइनस। ये आप आदत बना लो यार कि आपको H प्लस और OH माइनस की तो कंसंट्रेशन लिखनी नहीं है, क्योंकि ये अजीब सी होती है। तो हम इसको वेरिएबल कर देते हैं, सॉल्व करते जाते तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले पेन चेंज किया। अब मैंने इन तीनों इक्वेशंस को कर दिया मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या चीज बन के आ रही है? मेरे पास जो बन के आया वो है ये चीज, पहली बात तो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये चीज Ka2 थी, ये चीज Ka2 होगी ना। बेसिकली रिएक्शन कैसे जा रही थी? H3A था, ये गया मेरे पास H2A माइनस में, ये जाएगा मेरे पास Ha2 माइनस में, और मेरे पास जो ये है ये किस में जाएगा? A3 माइनस में। तो K1 K2 K3 ये फॉर्मेट है ना, तो मैं ये वाला स्टेप लिख रहा हूं, तो यहां पर Ka2 रहेगा। इज दैट फाइन? और अगर मैं इससे वापस आऊंगा तो ये KW/Ka1 हो जाएगा, जो कि मैंने सही लिखा है। तो मैं इसको Ka2 कर दूं, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यार मेरे पास क्या आया? मेरे पास आ गया Ka2/Ka1। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना, राइट हैंड साइड में क्या आ गया? राइट हैंड साइड में आ गया मेरे पास H प्लस ये भी सॉरी 1/H प्लस इंटू H माइनस था ना ये। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास ये सब तो कट गया, H प्लस H माइनस। आपके पास क्या रह गया? सिर्फ H/1 - H का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है हम इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं, इसको हमने यहां से भी नेग्लेक्ट कर दिया। तो H का फॉर्मूला कितना आ गया? √Ka2/Ka1, ओके। तो आपका H प्लस क्या हो गया? अगर मैं यहां से अब H प्लस को सॉल्व करने जाऊं दोस्तों, तो H प्लस को मैं क्या ये लिख सकता हूं? Ka2/H, Ka2/H। H क्या है मेरा? √Ka2/K1, √Ka2/Ka1, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया √K1 इंटू Ka2। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको समझ आया कि जो H प्लस का कंसेंट्रेशन आया वो क्या आया? Ka1 इंटू Ka2। तो बेसिकली इसका पीएच कितना हो जाएगा? इसका पीएच अगर मुझे लिखना हो तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? मैं ऊपर से रब कर देता हूं थोड़ा सा। तो अगर H प्लस का मेरे पास कंसेंट्रेशन जो है वो है मेरे पास √Ka1 इंटू Ka2, तो मेरे पास पीएच कितना होता है? मेरे पास माइनस लॉग H प्लस। तो बेसिकली कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास Pk1 प्लस Pk2/2। ये है वो फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए एम्फोटेरिक सॉल्ट के केसेस में, कि जो पीएच का फॉर्मूला है वो Pk1 प्लस, बट अगेन हमेशा Pk1 प्लस Pk2 नहीं। इसके लिए इंपॉर्टेंट, जब आपका H2A है, बेसिकली इसके आगे पीछे देखो कौन से K यूज हो रहे हैं। Ka1 यूज हुआ है और Ka2 यूज हुआ है, तो जो इसका पीएच है वो हम बोलेंगे इसका, तब हमारे पास पीएच आएगा Pk1 प्लस Pk2/2। सही बात है। अगर मुझे इसका पीएच निकालने को कह दिया होता तो मैं कैसे करता? तो मैं डायरेक्ट वो करता क्या, कि इसका पीएच कैसे निकलता है? Pk2 प्लस Pk3/2।
अच्छा, इनका पीएच आपको मैं निकालना हम सीख चुके हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड का हम सीख चुके हैं कि पॉलीप्रोटिक एसिड का कैसे करते हैं। बट अभी ये वाले केसेस आपके पास तब अराइज होंगे जब आपने एक पॉलीप्रोटिक एसिड को एक बेस के साथ इस तरह से रिएक्ट करवाया कि दोनों के दोनों लिमिटिंग थे और सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक H2A माइनस बचा, तो उसके केस में हमें दोनों रिएक्शंस देखनी पड़ेगी, तो उसका जो पीएच का जो फॉर्मूला आएगा वो आपका इस टाइप से आएगा। आई होप कि आपको क्लियर है। इसके लिए आप pk2 + pk3/2 कर सकते हो, एंड आई होप कि दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। So thank you friends